वेलकम अगेन माय डियर फ्रेंड्स। आई होप आपको मेरी पुरानी 2 वीडियो अच्छी लगी होंगी और अच्छे से समझ आई होंगी। जिन लोगों ने भी लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब किया उनको थैंक यू सो मच। आज हम पढ़ेंगे 16 महाजनपदों के बारे में। आज के समय में हम राज्य और राष्ट्र जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, लेकिन पुराने समय में हम जनपद और महाजनपद जैसे शब्दों का प्रयोग किया करते थे। छोटे छोटे जनपदों को मिलाकर जब एक बड़ा जनपद बनता था, हम उसको महाजनपद कहते थे। आज हम उन्हीं 16 महाजनपद और उनकी राजधानियां आपको बताएंगे। फर्स्ट है हमारी असमक महाजनपद, जिसकी राजधानी है पैठान। सेकंड अवंती, उज्जैन। थर्ड गांधार, जिसकी राजधानी है तक्षशिला। फोर्थ कंबोज, जिसकी राजधानी है राजपुर। फिफ्थ वज्जी, जिसकी राजधानी है वैशाली। सिक्स्थ मल, राजधानी कुशीनगर। सेवेंथ मगध, राजधानी राजपुर। एट्थ काशी, राजधानी वाराणसी। नाइन्थ कौशल, राजधानी श्रावस्ती। 10th अंग, राजधानी चंपा। 11th चेदी, राजधानी शक्तिमती। 12th वत्स, राजधानी कौशाम्बी। 13 कुरु, राजधानी इंद्रप्रस्थ। 14 पांचाल, राजधानी काम्पल्य। 15 मत्स्य, राजधानी विराटनगर। एंड 16 सूरसेन, राजधानी मथुरा। अब आप सोच रहे हो कि मैंने ये टिक और ये डबल टिक और स्टार क्यों किया। जिनके आगे टिक लगा हुआ है उसका मतलब है कि ये जो जनपद थे ये थोड़े ज़्यादा फेमस थे, लेकिन जिसके आगे डबल टिक और स्टार है वो बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली था। हम इसी जनपद के बारे में अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे। ये था मगध जनपद। ये बहुत ही बड़ा और बहुत ही शक्तिशाली माना जाता था। इसको शक्तिशाली बनाने के पीछे भी कुछ कारण थे, उन्हीं कारण को हम पढ़ेंगे। इसका जो शासन काल था वो 680 बीसी से लेके 328 बीसी तक रहा था। इसमें बहुत सारे शासक आए जिन्होंने शासन किया और इसको बहुत ही ज़्यादा विस्तारित किया। इसकी जो राजधानी थी वो पहले थी राजगृह, लेकिन बाद में वो पाटलिपुत्र कर दी गई। ये जो पाटलिपुत्र राजधानी की थी वो मौर्य के समय में की गई थी और आज वर्तमान में इसे बिहार के नाम से जाना जाता है। सेकंड, इसका उद्भव होने का कारण है ये गंगा के तट पर स्थित था, तो इसीलिए इसको 2 फायदे होते थे। पहला तो जो खेती की उपज थी वो बहुत ज़्यादा होती थी। खेती की जब उपज बहुत ज़्यादा होती थी तो उत्पादन बहुत ज़्यादा आएगा, और जब उत्पादन आएगा तो आवागमन और समुद्री व्यापार फैलेगा। थर्ड थी सेना। जो वहाँ की सेना थी, मगध की जो सेना थी वो बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली थी। उसका मुकाबला करने वाला कोई भी महाजनपद ऐसा नहीं था जो मगध शासक की सेना का मुकाबला कर सके, जिसमें हाथी, घोड़े और पैदल सेना भी शामिल थी। फिर आता है वहाँ की लोहे की खदानें। एक मगध ही ऐसा महाजनपद था जहाँ पे लोहे की खदानें मिलती थी उस टाइम में, जहाँ पर उपकरण और हथियार ये बनाए जाते थे। हथियार जो युद्ध में शामिल होते थे, जैसे भाला, तलवारें या फिर रथ आदि का प्रयोग किया जाता था, तो वो सभी हथियार यहीं पे बनाया करते थे। वहाँ के जो शासकों की नीतियाँ पाई जाती थी वो बौद्ध और जैन धर्म में पाई जाती थी, जिसकी वजह से हमें यह जानने के लिए भी मिलता है कि जो मगध के शासक होंगे वो बौद्ध और जैन धर्म को ज़्यादा महत्व प्रदान करते होंगे। फिर आता है हमारी भौगोलिक स्थिति। जो मगध की भौगोलिक स्थिति वो बहुत ज़्यादा आकर्षित थी और बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली थी। साथ ही साथ ये गंगा तट पर स्थित था, तो इसकी जलवायु भी बहुत अच्छी थी, और वहाँ पे जो लोग थे, आसपास के जो अन्य जनपद थे, वो मगध के मुकाबले थोड़ा कम व्यापार किया करते थे, कम खेती किया करते थे, जिसकी वजह से मगध को ये भी फायदा था कि वहाँ पे समुद्री व्यापार ज़्यादा अधिक होता था, ज़्यादा अधिक मात्रा में आवागमन के साधन उपलब्ध होते थे। फिर आती है राजनीतिक स्थिति। राजनीतिक स्थिति बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली थी। इस मगध की राजनीतिक स्थिति का मुकाबला कोई भी महाजनपद नहीं कर सकता था। ये आज छोटा सा टॉपिक था हमारा 16 महाजनपदों का।
इसमें से जो मेन था हमारा वो मगध था, और इसके ये कुछ मेन पॉइंट्स थे जो मैंने आपको डिस्क्राइब किए हैं। अगर हमारा कभी एग्जाम में मगध एम्पायर यानी कि मगध महाजनपद को एक्सप्लेन करने के लिए आता है तो ये पॉइंट्स अगर आप लिखेंगे, बहुत ही ईजी हैं पढ़ने के लिए भी और याद रखने के लिए भी। किसी भी टॉपिक को याद करने से बेटर होता है उसको समझना। मैंने आपको एक छोटा सा टॉपिक समझाया। आई विश आपको समझ आया होगा। अगर आपको कोई और टॉपिक समझना हो तो आप कमेंट सेशन में मुझे बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।